बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की बड़ी खबर, कराची को यकसर तब्दील करने का अब रियासती फैसला हो गया है और अब नया कराची सियासत और रियासत की सबसे बड़ी तरजीह बन चुका है। बड़ा फैसला हो चुका कि अब कराची की हालत को यकसर तब्दील किया जाएगा और कराची के मसाइल पर फोकस किया जाएगा। कल से अस्करी क़यादत कराची में पहुंच चुकी है और आज आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कराची वालों की आहें और सुस्तियां सुनने के बाद एक बड़ा ऐलान किया है कि आइंदा 3 साल में कराची को मुकम्मल तौर पर ठीक किया जाएगा और शहर की बहाली कमेटी में पाक फौज सहूलतकार होगी। यानी जो भी सियासी खदशात, एतराजात और तनाजात थे, अब वो पाक फौज दूर कर देगी। तमाम स्टेक होल्डर्स अब मिलकर तबाह हाल कराची की हालत को बदलेंगे। साथ ही कराची की तबाही में किस किस के हाथ रंगे हुए हैं, इसका भी हिसाब होगा। पिछले 3 साल के दौरान इदारे क्या क्या करते रहे, अब ऑडिट जनरल ऑफ पाकिस्तान इसका भी हिसाब लेगा। कराची वालों ने गुज़श्ता एक हफ्ते से जो कयामत खेजी बर्दाश्त की है, तो अब कराची तमाम बड़ी सियासी जमातों का गढ़ बना हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ सियासी कायदीन कराची वालों के गम में शरीक हो रहे हैं, तो दूसरी ही तरफ साथ ही अपने मुखालिफिन पर सियासी हमले भी काफी जोरों शोर से जारी हैं। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कराची पहुंच चुके हैं। वो कराची की बहाली के लिए इत्तेहाद की बात भी कर रहे हैं और साथ ही साथ हुकूमत पर तनकीद की बुछाड़ भी हो रही है। वफाक ने जो वादा किया था कि हम अरबों रुपए कराची के लिए फंड्स मुहैया करेंगे, वो फंड्स कहाँ हैं? अगर वो फंड्स मुहैया किए गए होते और मिलकर काम किया गया होता और सियासत ना की गई होती, मुशावरत के साथ सबको साथ मिलाकर, तो मैं समझता हूँ कि हमें आज ये दिन न देखने पड़ते। इमरान खान इस पर सियासत न करें, दोबारा आए कराची, बैठे आके सिंध हुकूमत के साथ मुशावरत करें, तो जो आप बताइए चल जाएगी। ऑपोजिशन रहनुमा ही नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कराची और सिंध में दौरे कर रहे हैं और सैलाबी सूरत हाल से मुतासरीन से मुलाकातें भी हो रही हैं। साथ ही साथ ऑपोजिशन पर जरबकारी भी की जा रही है। पंजाब के गवर्नर चौधरी सरवर और सिंध के गवर्नर इमरान इस्माइल वज़ीर आज़म की कराची आमद से पहले ही मुतहर्रिक हैं और ऑपोजिशन पर जुमलेबाजी भी हो रही है। आज़म का अपना सूबा सिंध है, जहाँ से वो इलेक्ट हुए और जिससे उन्हें मोहब्बत भी है, प्यार भी है, और उसको अकेला छोड़ नहीं सकते। तो लिहाजा ये मामला कराची से शुरू होगा। पहले फेज में जो प्लान है वो आपके सामने वजीर आज़म जुम्मे को आकर रखेंगे और ये सिर्फ सड़कों, पुलों और नालों तक नहीं है, बल्कि एक जामे मंसूबा है जैसे किसी बड़े शहर का होना चाहिए। कराची के हालात बदलने के लिए सियासी और अस्करी क़यादत शहर कायद में सर जोड़ कर बैठ चुकी हैं, लेकिन आज सबसे बड़ी खबर यह है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने आखिरकार हाथ मिला ही लिया। तमाम खदशात और तनाजात को दूर करते हुए बड़ा ऐलान किया गया कि कल दोनों बड़ी जमातों की क़यादत रहबर कमेटी के इजलास में एपीसी के लिए लाइहामल तय करेंगी और फैसला किया जाएगा कि एपीसी को कब बुलाया जाएगा। ऑपोजिशन अब नैब के इक़दामात पर भी मिलकर जवाब देगी। हर तरह से आज ऑपोजिशन के एक बार फिर से इत्तेहाद का दिन है। ऑपोजिशन के इत्तेहाद की बड़ी वजह मुल्क में सदारती निजाम की उठने वाली आवाजों को करार दिया जा रहा है। मुलाकात को तजदीदे मिसाक़े जमहूरियत कहा जा रहा है। ऑपोजिशन ने यक जुबान ऐलान किया है कि अगर पार्लिमानी निजाम से छेड़छाड़ की गई तो फिर इसका नतीजा बड़ा भयानक होगा। फेडरल पार्लिमानी जमहूरियत पाकिस्तान का मुस्तकबिल फेडरल पार्लिमानी जमहूरियत के साथ मुंसलिक है। अगर किसी तरीके से भी इस ढांचे को, जिस पर तमाम सूबों का, तमाम सियासी जमातों का इत्तेफाक है, फेडरल पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर, अगर इसको हिलाने की कोशिश की गई तो ये फेडरेशन के लिए इंतहाई खतरनाक होगा। इस हुकूमत की नातजुर्बेकारी
نااہلی اور ناکامی سے پوری قوم کے لیے ایک عذاب بن چکی ہے. ملک کی معیشت تباہ ہو چکی ہے اور آخر میں دونوں جماعتوں نے جو میثاق جمہوریت تھا محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اور جناب نواز شریف صاحب کے درمیان جس پر مفاہمت ہوئی تھی اور دستخط ہوئے تھے اس کے اصولوں کی تجدید کی. سیاست کی بساط پر تیزی سے مہروں کی چالیں بدل رہی ہیں. حکومت اپوزیشن کی ہر چال پر نظر جمائے ہوئے ہیں. وزیراعظم نے آج FATF کے حوالے سے قانون سازی پر مکمل جائزہ لیا ہے اور وزیراعظم نے یہ بھی کہا ہے کہ FATF پر بھارت اور اپوزیشن ایک پیج پر ہے. اپوزیشن کے بڑھتے ہوئے دباؤ اور حکومت اور اپوزیشن کے درمیان بڑھتا تناؤ اب کیا شکل اختیار کرے گا؟ کراچی پر تمام سٹیک ہولڈرز اپنی سیاست بازی سے باز آئیں گے یا کراچی کے ساتھ ایک بار پھر سے ماضی کی کہانی ہی دہرائی جائے گی؟ اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں نامور تجزیہ کار ناصر بیگ چغتائی صاحب. بہت شکریہ چغتائی صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. چغتائی صاحب کیا کہا جائے, کیا سمجھتے ہیں آپ, کراچی کی قسمت اس بار بدلنے جا رہی ہے کیونکہ دعوے تو بہت بڑے بڑے کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پرائم منسٹر کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ کراچی آ رہے ہیں, آ نہیں پا رہے وہ جب سے یہ سیلاب آیا اور بارش ہوئی اس کے بعد سے اب تک کراچی نہیں آئے, جبکہ پچھلے پرائم منسٹر جہاں بھی کوئی طوفان زلزلہ آفت آتی تھی وہ لگے بیٹھ جایا کرتے تھے, وہیں میٹنگ کرتے تھے, وہیں ایشو کا حل نکالتے تھے. لیکن لگتا ہے پرائم منسٹر شملہ معاہدہ کرنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں, ایسا لگ رہا ہے مجھے. جو شملہ معاہدہ کرنے جا رہے ہیں بھٹو صاحب کی طرح سب لوگوں سے مل رہے ہیں, اپنے لوگوں سے. خیر وہ چھوڑیں آپ, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ پرائم منسٹر کا مسئلہ نہیں ہے, سندھ گورنمنٹ کا مسئلہ نہیں ہے. نائبی سندھ گورنمنٹ کی ہے, لاپرواہی وفاقی حکومت کی ہے, مردم شماری ہمارے یہاں غلط ہوئی ہے, اس میں بےمانی ادھانی ہوئی ہے, ہمیں NF کی آواز سے پیسے نہیں ملتے, ہماری حکومت اپنے پیسے نہیں لگاتی, ہمارے یہاں 10,000 بسوں کی ضرورت ہے, ہمارے یہاں 10 بسیں چلی ہیں 12 سال میں. تو آپ اندازہ لگا رہے ہیں ڈرینیج ہمارا جو ہے وہ آپ کے سامنے آ گیا. لیکن ایک بات بتاؤں میں آرمی چیف کی پوری طرح متفق ہوں. شبلی وغیرہ جو باتیں کر رہے ہیں وزیر اطلاعات وغیرہ وہ سب بکواس باتیں کہ ایسی آفت کا مقابلہ پاکستان کا کوئی شہر نہیں کر سکتا جو کراچی پہ آفت آئیں گی. آپ اندازہ لگائیں کہ 600 ملی میٹر بارش اگست میں اب تک, اور مانسون جاری ہے, ابھی بھی جاری ہے. اب پھر آپ دیکھیں DHA اب جس طرح ڈوبا ہے, وہ تو نااہلی کی ایک اعلیٰ ترین مثال کہ آپ نالے ہی نہیں بنائے, جو نالے تھے وہ بند کر دیے. مغرب ندی کا جو منہ تھا ٹوورڈ سمندر اس کو بلاک کر دیا آپ نے. آپ نے گرین بیلٹ میں جو 2 فٹ کی پٹی ہے اس پہ نالیاں بنا دی اور وہ نالیاں بارش میں بیٹھ گئی اور بیٹھنے کے بعد ان میں گاڑیاں ڈوب گئی. تو یہ جو صورتحال ہے اس صورتحال بتاتی ہے ہمیں کہ بہت سخت انتظامی ہوئی ہے, پلاننگ بہت غلط تھی. ہمارا شہر جو تھا وہ اگر کوئی بھی شہر ہوتا کسی طرح بھی ہوتا اسی طرح اس کا حال ہوتا. میں سمجھتا یہ ہوں کہ آرمی چیف نے ٹھیک ہے چغتائی صاحب بالکل کراچی کے حوالے سے ایک ہسٹری رہی ہے کہ سیاست جو ہے خوب چمکتی ہے, کراچی کے نام کے اوپر جو ذمہ داری ہے وہ کوئی لینے کو تیار نہیں ہوتا. سٹیک ہولڈرز کا اگر پوچھا جائے کہ جی بتائیں کون ہے سٹیک ہولڈر, تو پھر سارے جو ہیں وہ آگے آتے ہیں, لیکن ذمہ داری کوئی نہیں لیتا ہے کہ ذمہ داری ہماری اگر کراچی میں کچھ غلط ہو رہا ہے, کچھ خراب ہو رہا ہے. تو یہ ایک ہسٹری رہی ہے. میں جاننا آپ سے بالکل یہی چاہوں گی کہ یہ اب کی بار بھی وہی روایت برقرار رہے گی یا پھر اس بار جو ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ چیزیں جو ہے وہ سیریس ہیں, پرائم منسٹر صاحب فوکس ہیں, جو آرمی کے بیانات اس حوالے سے آ رہے تھے وہ بھی یہ بتا رہے ہیں کہ اس بار کراچی میں کوئی تبدیلی تو آنے والی ہے؟ دیکھیے اگر آپ کہتی ہے اسٹیک ہولڈرز کا میں نامنیٹ کروں تو PTI کے تمام MNAs, تمام MPs, MQM کے تمام MNAs, تمام MPs, چیف منسٹر ان کی کابینہ, یہ سب ذمہ دار ہیں اس بات کے. لیکن جو حالات ہیں ان میں شاید سول پہلی بات یہ جو نظام ہے برباد ہے, فرسودہ ہے, اس کو دیمک لگ چکی ہے. اس کے ساتھ صورتحال یہ ہے کہ اس نظام میں آپ کو کچھ نہیں ملنے والا, کوئی طریقہ نہیں ہے اس کا کہ اس کو ٹھیک کر سکے. لیکن اب جو حالات پیدا ہوئے ہیں سب کو احساس ہو گیا ہے کہ بہت پٹیں گے وہ,
लोगों से पिटेंगे, लोग उनको मारेंगे, गलियों में मारेंगे, तो उनको ये एहसास हुआ है। आज जो कुछ कहा है गवर्नमेंट ने और उसके बाद आर्मी चीफ ने जो बात की है कि हम चेंज करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर को, हम आवाम को गैस देंगे, सड़कें देंगे, सहूलतें फराहम करेंगे और कराची को 3 साल में हम पैरों पे खड़ा कर देंगे। इसका मतलब है वो प्लान लेकर आए थे, उनके पास प्लान था, उन्होंने स्टेक होल्डर से बात की है इस प्लान के ऊपर, और इस प्लान की वजह से मेरा ख्याल है परसों जुम्मे को प्राइम मिनिस्टर आकर उस पर कहते ना गवाहों के दस्तखत वो हो जाएंगे। प्लान तैयार है, मुझे अंदाजा ये है। वो कहते हैं कि शहर की बहाली की कमेटी जो है उसमें पहले तो 3 थे ना, 3 अफराद थे, अब फौज भी होगी उसके अंदर एज ए फैसिलिटेटर, सहूलतकार। तो जब फौज आ जाएगी तो सब पे नजर रहेगी सूरत हाल में। और मेरा ख्याल है कि लोगों को अगर अभी भी अंदाजा नहीं हुआ है, कराची नहीं कोई भी शहर हो हमारा, कोई भी प्यारा शहर हो हमारा, कि उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी तो बर्बादी आएगी। देखें बलूचिस्तान की सूरत हाल आप देखें, वहाँ का चीफ मिनिस्टर रो रहा है कि मुझे कोई देख नहीं रहा। चित्राल, दीर, बालादीर, अपर दीर, सुवात, वहाँ की सूरत हाल देखें आप, ग्लेशियर फट गए, बस्तियां बह गई हैं, कोई देखने वाला नहीं है। आप इसी तरह केपीके में जो और इलाके हैं दूसरे, तो कोई देखने वाला नहीं। फेडरल मिनिस्टर तो अपने इस्लामाबाद में बैठे हुए चैन की बंसी बजा रहे हैं, कह रहे हैं हुकूमत नायल है, सूबाई हुकूमत नायल है। अरे भाई निकलो यार। देखिए शहबाज शरीफ साहब ने आज जो गए, वो कुछ भी कह रहे हैं आप, ये एहसास हुआ सिंध को कि उसको कोई पूछने वाला आया है। सही, कोई पूछने वाला है भाई कैसे हो यार। काफी था लोग, एक तरफ हम देख रहे हैं कि मसाइल का अंबार है, जलजला एक तरफ मसाइल का अंबार है, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो एक नई बहस अब छिड़ गई है। बढ़ के काम ली, बहुत आगे बढ़ के कराची पर बात तो हुई थी, लेकिन आज जो है वो ऑपोजिशन की तरफ से अच्छा जो पुलिसमेंट वाला मामला है, इसको सीरियस लेना पड़ेगा और इसमें लोगों को आपको शिफ्ट करना पड़ेगा और फिर हटाना पड़ेगा। दुकानें हटा दें, मार्केटें हटा दें, बड़े बड़े सेंटर बने हुए शॉपिंग सेंटर उनको तोड़ दें, आवाम को कहीं शिफ्ट करके उनको जगह देकर उनको वहां रखें। ठीक है चौकताई साहब, मुझे ये बताइएगा कि एक तरफ मसाइल के अंबार है, लेकिन दूसरी तरफ जो है अब एक नई बहस छिड़ चुकी है और वो है सदारती निजाम के हवाले से। ऑपोजिशन जो है वो बहुत ज्यादा इसके ऊपर एग्रेसिव पॉइंट ऑफ व्यू के साथ सामने आई है। चौकताई साहब आप सुन सकते हैं मुझे? ठीक, चुगताई साहब को हम एक बार फिर से राब्ता करने की कोशिश करेंगे, शायद कोई आवाज जो है वो उनको नहीं आ रही। बहरहाल कराची के हवाले से इस वक्त हम देख रहे हैं कि कराची इस वक्त पूरे फोकस में है। कराची पहले भी खबरों में था, लेकिन कुछ और वजूहात की बिना पर खबरों में था, लेकिन अब भी कराची खबरों में है क्योंकि वहां पर सियासी एक्टिविटी जो है वो मॉनसून के बाद हम देख रहे हैं कि काफी बढ़ती हुई नजर आ रही है। खान साहब जो है उनका भी कराची जाना जो है वो प्लान हो चुका है, जुम्मे को वो जा रहे हैं और उससे पहले आज एक बड़ी मुलाकात, ऑपोजिशन की मुलाकात जो कि काफी देर से एक्सपेक्टेड थी और उसके बारे में बात हो रही थी कि आखिर क्यों जो है वो ऑपोजिशन जो है किसी फाइनल पॉइंट के ऊपर नहीं आती एपीसी को लेकर, तो ये बात भी जो है वो आज कराची में हुई है। चुगताई साहब एक बार फिर से मेरे साथ मौजूद हैं। चुगताई साहब मैं आपसे यही जानना चाह रही थी कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि कराची में मसाइल का अंबार है, सियासी जमातें जो हैं वो वहां पे गई हैं, मिल भी रही हैं, लेकिन ऑपोजिशन आज एक बड़े जबरदस्त किस्म के और हार्श किस्म के स्टांस के साथ आई है सदारती निजाम की मुखालफत में। ये जो चीज है ये कहां से शुरू हुई है और मुझे ये बताइएगा कि इसका आगे फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप? अच्छा, ये बड़ा जबरदस्त सवाल है आपका, बहुत एकेडमिक है, तालीम इससे होती है हमारी कि ये निज़ाम कब आया। 50s में एक मफलूज गवर्नर था, गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद, उसके मफलूज जहन की पैदावार था कि मशरक़ी पाकिस्तान की जो अक्सरियत है उसे ख़त्म करने के लिए मगरबी पाकिस्तान के तमाम सूबों को एक यूनिट बना दिया जाए। वो यूनिट बन गया और अल्टीमेटली क्या हुआ आयशा कि हमारा मुल्क टूट गया। सदारती निज़ाम ने हमारे मुल्क को ना सिर्फ तोड़ा, अवाम को हुकूक से महरूम किया। मैं बच्चा था जब सदारती निज़ाम में अय्यूब खान खड़े हुए इंतखाबात में और कराची से हार गए, तो इस शहर पर हमला हुआ और इस शहर पर हमला करने वाले अय्यूब खान के बेटे गौहर अय्यूब थे और उन्होंने बस्तियों को जला दिया था। वो बहुत छोटा था, मुझे याद है। सदारती निज़ाम में
फातिमा जिन्ना को गद्दार कहा गया, आज फिर गद्दार कहा जा रहा है, आज फिर लोगों को गद्दार कहा जा रहा है। तो ये सिस्टम हमारे मुल्क के लिए भी फजूल है। हमारे कायदे आज़म ने इस मुल्क के लिए वफाकी पार्लिमानी निज़ाम मुंतखब किया था, जिसमें प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान प्राइम मिनिस्टर थे ना, वरना वो अकेले बनते हैं गवर्नर जनरल। लियाकत अली खान प्राइम मिनिस्टर हुए। ये हमारे मुल्क के साथ जो ज्यादती हुई वो अदालतों ने की। ठीक। मौलवी तमीजुद्दीन खान की जो अब सदारती निज़ाम ने जो सबसे बड़ा नुकसान किया वो ये किया कि हमारा मुल्क तोड़ गया, दो हिस्से हो गया। उसके बाद एक APC होती है जो सदारती निज़ाम की खाबियों को याया खान के ज़माने में और सदारती निज़ाम पर बात करती है, और सब ये तय करते हैं, जमात इस्लामी, ANP, पीपुल्स पार्टी, सब ये तय करते हैं कि इस मुल्क में सदारती निज़ाम नहीं चलेगा, वफाकी निज़ाम चलेगा। तो अब फिर से चौकताई साहब, अब फिर से क्यों ये बातें होने लगी कि सदारती निज़ाम जो है वो होना चाहिए? लालच है, इख्तिदार का लालच है, हविस है। मैं जो कहता हूँ वो हो जाए, वो है ना हमारे शायर हिंदुस्तान के मेरे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। तो वो आमरीत का दिमाग है कि ये क्यों नहीं हो पा रहा, पार्लियामेंट में क्यों जा रहा है, काबीना में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट कहती है हुकूमत काबीना है, काबीना से फैसला दिए बगैर आप आगे नहीं चल सकते, पार्लियामेंट में जाइए आप। वो लोगों को बुरा लगता है, वो चाहते हैं वो अक्ल कुल है और इख्तिदार कुल उनके पास। बहुत शुक्रिया नासिर बेग चुगताई साहब, नामवर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे। अब कराची के हवाले से बिल्कुल हम बात कर रहे थे। कराची को अगर हम देखें तो इस वक्त हमें लग रहा है कि कराची को लेकर के जो है वो सारे इकट्ठे हैं। कराची में जी नालों की सफाई और तजावुज़ात को कराची में सैलाबी सूरत हाल की एक बड़ी वजह बताया जाता था जब भी बात होती थी कराची के हवाले से कि आखिर मसला क्या है, कहाँ पर मसले की जो जड़ है उसको ढूंढा जाए। सरकारी और गैर सरकारी इदारे जो हैं वो नाजायज तजावुज़ात को कराची के लिए कैंसर करार देते रहे। कल से कराची के इन इलाकों में जहां तजावुज़ात हैं, ऐलानात किए गए, घरों को खाली करवाया गया, जिस पर आवाम ने काफी एहतजाज किया, जिसके बाद कराची में एक जंग का सा माहौल बना हुआ है। अब ये एक नई चीज है जो कराची को फेस करना पड़ रही है और तजावुज़ात को गिराने का सिलसिला जो है वहां पर रोकना पड़ा है। सुबह 7 बजे से पहले अपना मुतबादिल इंतजाम करवा लें, वरना सुबह 7 बजे घरों को गिराने की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। हमें कोई शौक था, अगर गवर्नमेंट हमें पहले से शिफ्ट कर देती, उससे हमें बसाने वाली भी गवर्नमेंट ही थी। रोजगार हमारा एक पैसे का नहीं है, मैं 1-1 रुपए की टोकरियां बेचता हूँ। ये कोई नौकरी नहीं दे सकते, किसी को तालीम नहीं दे सकते, किसी को सेहत नहीं दे सकते। तुम अपने अंदर से, अपनी मार्केट से, अपनी इकोनॉमी से एक नई टेररिस्ट का जन्म दे रहे हो। ये जवान तुम बर्दाश्त नहीं करेगा। इलाका मकीन इस वक्त सरकार से ये मुतालबा कर रहे हैं कि जिन्होंने सालों से अवाम को ये प्लॉट्स बेचे, बड़े बड़े कब्जा माफिया के खिलाफ आखिर एक्शन कब होगा और इन घरों को मस्मार करना है तो क्यों नहीं इन सैकड़ों लोगों के लिए कोई मुतबादिल मंसूबा बनाया गया। कराची की अवाम के खिलाफ सरकारी एक्शन दरअसल अपनी गफलत को छुपाने का ही एक हरबा है कि देखिए जी हम तो एक्शन कर रहे हैं, हम तो काम कर रहे हैं। गरीब बस्तियां ही नहीं, कराची में पोश इलाके के मकीन भी जब अपने हक के लिए आवाज उठाते हैं तो इनसे भी ऐसा ही सलूक किया जाता है। DHA और क्लिफ्टन कराची के मकीनों के साथ भी ऐसा ही हुआ। ये मनाजिर बिल्कुल आप देख रहे हैं किसी पसमानदा इलाके के नहीं है, बल्कि DHA और क्लिफ्टन के जो मकीन हैं वो सरापा एहतजाज हैं। वो लोग जो सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं, निजाम को फॉलो करते हैं, उनके साथ भी वैसा ही सलूक होता है जो किसी कच्ची आबादी के मकीनों के खिलाफ होता है। CBC के दफ्तर के बाहर ये मुजाहिरीन जो है उनके एहतजाज करने के मनाजिर जो है वो आप देख रहे हैं और आपको ये भी बताएं कि इस एहतजाज करने का खमियाजा भी भुगत लिया इन लोगों ने। यानी अब ऐसा लग रहा है कि हमारे यहाँ जो एहतजाज का हक है वो भी अब आवाम से छीनने की कोशिश की जा रही है। मुजाहिरीन के खिलाफ एक्शन के बाद सरकार ने ये साफ साफ बता दिया कि अगर आवाज उठाओगे तो रगड़े जाओगे। कराची के अलावा बाकी मुल्क में भी सैलाब ने एक बड़ी तबाही मचाई हुई है। खैबर पख्तूनख्वा में क्या सूरत हाल है और वहां की इंतजामिया क्या कर रही है, इस पर भी मुझे बात करनी है क्योंकि वहां पर भी हालात बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, साथ रहिए।
तवज्जो कराची और सिंध की सैलाबी सूरत हाल पर मरकूज है। तब खैबर पख्तूनख्वा में भी हालात शदीद बारिशों के बाद इंतहाई मखदूश हो चुके हैं। शिमाली इलाकाजात में बारिशों से सूरत हाल काफी बिगड़ चुकी है। बारिश से सड़कों पर जगह जगह लैंडस्लाइडिंग हो रही है और सड़कें भी बंद हुई हैं। कई सयाह इन इलाकों में काफी दिनों से फंसे हुए हैं। नारान काकान रोड भी सयाहों के लिए काफी खतरनाक करार दिया जा चुका। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के आबाई घर सवात में भी बारिशों से बड़ी तबाही हुई है। मदीन और बहरीन के बाजार पानी में डूबे हुए हैं और कई मकानात और दुकानें दरिया के पानी में गर्क हो चुकी हैं। दर्जनों हलाकतों का भी खदशा है। ऑपोजिशन की तरफ से इल्जाम लगाया गया है कि खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों की तबाही के हालात में इंतजामिया कहीं दिखाई नहीं दे रही, जिसके बायस अवाम बेबस हैं और काफी लाचार महसूस कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इस वक्त है कहां, क्या काम किए जा रहे हैं, अवाम के लिए रिलीफ का क्या बंदोबस्त है, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त सूबाई वजीर खैबर पख्तूनख्वा शौकत यूसुफजई साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफजई साहब। कराची और सिंध में बारिशों के बाद सूरत हाल जो बनी, उस पर आपकी जमात के जो लोग हैं वो पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी का काफी पोस्टमार्टम करते हुए हमें दिखाई दिए थे, लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में भी हालात जो हैं वो कुछ अच्छे नहीं हैं। सवात से मुल्हिका इलाकों में सूरत हाल इससे बिल्कुल कुछ मुख्तलिफ नहीं है, बल्कि कहा जा रहा है कि काफी तबाही हो रही है। क्या कर रहे हैं आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, आप मलकन हज़ारा और इनको कराची से ना मिलाएं। कराची में जो है वो नालायकी नज़र आती है, क्योंकि वहाँ जो उसका कराची शहर का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो आपको कहीं नज़र नहीं आता। लेकिन यहाँ तो पूरा पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे बारिशें हो रही हैं और तुग़यानी नाले, वो एक नेचुरल डिज़ास्टर होता है। तो एक नेचुरल डिज़ास्टर और ये ह्यूमन क्रिएटेड चीज़ आपको कराची में नज़र आती है, बहुत मुख्तलिफ है। और क्योंकि सैलाब आना, तुग़यानी आना, इस तरह आसमानी बिजली का गिरना, ये इंसान के हाथ में नहीं होता, ये नेचुरल डिजास्टर है। तो बहुत फर्क है मेरे ख्याल से, इन दोनों को इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन फिर भी शौकत यूसुफजई साहब, अगर कहीं आफत आती है, वहाँ पर इंसानी जानों का ज़िया हो रहा है, इंसान मौजूद हैं, उससे मुतासिर हो रहे हैं, तो वहाँ की जो हुकूमत होती है उसकी कोई ना कोई जिम्मेदारी तो बनती है। सोशल मीडिया पर भी हम देख रहे हैं कि इस हवाले से काफी वाबेला है। ऑपोजिशन जमातें भी इल्जाम लगा रही है कि हुकूमत और इंतजामिया कहीं नजर नहीं आ रही है। वज़ीर आला साहब कहाँ हैं? फिर आपको भी पता है कि 2-3-4 दिनों से जब से बारिशें शुरू हुई और बार बार ये ऐलानात भी हुए कि जी जो दरिया के किनारे या जो खोड़ हम कहते हैं नालों के किनारे जितने भी घर हैं, सबसे कहा गया था कि जी घर खाली कर दे। तो आप देखें कि जो ज़्यादातर जो वो हुआ है इंसानी जानों का ज़िया, वो आसमानी बिजली गिरने से हुआ है। अब अपोजिशन क्या कह रही है, देखिए ये कोई पहली दफ़ा पीटीआई की हुकूमत नहीं, इससे पहले आपको पता है 2010, इससे पहले 2005 जो सैलाब आते रहे। जो लोग इस वक्त तनकीद कर रहे हैं उन्हीं के दौर में नौशहरा डूबा था, और उसके बाद अल्लाह के फजल से जो पीटीआई हुकूमत ने इकदाम किए कि पेशावर से लेके नौशहरा तक बाकायदा एक दीवार खड़ी की और रिटेनिंग वॉल बनाई, 7-8 अरब रुपए उस पर लगाए। तो आज अल्लाह के फजल से वो एक वक्त था जब पेशावर भी सैलाबों के ज़िद में आता था, वो चीज़ नहीं रही। काफ़ी हद तक उसको कंट्रोल कर लिया गया है। लेकिन ज़ाहिर है जो नेचुरल डिज़ास्टर है वो तो उसकी तो रोकथाम नहीं हो सकती, वो तो अल्लाह की तरफ से होती है। लेकिन आप ये देखें कि रिस्पॉन्ड क्या किया गया है। क्विक रिस्पॉन्स हुआ है, तमाम जितने इंतज़ामिया, डिप्टी कमिश्नर, वो तमाम मुतासरा इलाकों में पहुँचे हैं, वहाँ एक्टिविटी शुरू हुई है, इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू हुई हैं। और इंशाअल्लाह ताला कल से जो लोग उसमें फोत हुए हैं या ज़ख्मी हुए हैं, उन सबको इंशाअल्लाह कल से माली इमदाद भी पहुंचना शुरू हो जाएगी। और जिनके घर तबाह हुए हैं उनको बाकायदा हर डिप्टी कमिश्नर के पास बाकायदा ये इंस्ट्रक्शन जा चुकी हैं कि जो टेंट है, जो खाने पीने का सामान है, वो उन तक पहुंचाया जाए, और वो शुरू है। चले वही होप के जिस तरीके से आप कह रहे हैं यूसुफजई साहब, उस तरीके से आओ, क्योंकि हमारे यहाँ इमदाद का ऐलान तो किया जाता है, पहुंचती वो कब है ये मालूम नहीं पड़ता, और अक्सर लोग ये कहते हैं कि नहीं जो है वो इमदाद पहुंची। खैबर पख्तूनख्वा में कौन कौन से इलाके हैं, क्या ऑफिशियल रिपोर्ट है यूसुफजई साहब, जिनका जमीनी राब्ता मुनक़ता हो चुका है या सबसे ज्यादा मुतासर है? कि उसमें आप देखें चतराल है, कोहिस्तान बहुत ज्यादा हुआ है, शांगला में हुआ है, इस तरह दीर है, सवात, कालाम, बहरैन, ये जो आपने नाम लिया, ये अफेक्टेड एरियाज है काफ़ी। और कुछ हमारे हज़ारा डिवीज़न के एरियाज़ हैं वो भी काफ़ी अफेक्टेड है।
जो पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पे ये नहीं कर सकती गवर्नमेंट के जी आप कहें कि जी वहाँ पे कोई आइंदा कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वो है ही पहाड़ी इलाके। वहाँ पे जब बारिश ज्यादा होती है, जाहिर उसके अंदर जो तुगयानी आती है, नाले नदी उभर आते हैं, तो उसका कंट्रोल जो है वो हुकूमत के हाथ में नहीं होता। लेकिन कोशिश हो रही है कि जो कम से कम जानी नुकसान हो, कम से कम माली नुकसान हो, ये हुकूमत कर सकती है कि उनको रिलीफ पहुंचाना ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी हो रही है इंशाल्लाह ताला। कल मैं खुद भी विजिट कर रहा हूँ और कल वज़ीर आला साहब भी जा रहे हैं, स्वात भी जा रहे हैं, स्वात से आगे उन्होंने चतराल का टूर बनाया, इस तरह उन्होंने जाना है कोहिस्तान, शांगला। तो देखें रिलीफ एक्टिविटीज शुरू है। अब कराची का हम हाथ नहीं बैठ सकते, जो कराची वाले उधर बिलावल हाउस में बैठकर देखते रहते हैं कराची का तमाशा, हम तमाशा देखने वालों में नहीं, हम बिल्कुल उधर पहुंचते हैं। उधर इंशाल्लाह ताला जो एक्टिविटीज़ हैं उसको बाकायदा मॉनिटर किया जाएगा और कोशिश करेंगे कि हमारे लोगों को जो नुकसान हुआ है उसका मदावा किया जाए, उनकी रिहेबिलिटेशन हो। जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है, आपको पता है काफ़ी सड़कें बह चुकी हैं हमारी। ठीक है यूसुफजई साहब, मुझे ये बताइएगा कि अभी यहाँ पर स्टेटस क्या है, क्योंकि 30 से ज्यादा लोगों के जाँ बहक होने की खबर आ रही है। क्या आपको लगता है कि अभी सूरत हाल इस तरह की हो गई है कि इस इलाके को आफतज़दा इलाका डिक्लेयर कर दिया जाए? चूंकि आपको पता है कि बारिशें हो रही थी, आज थोड़ी सी रुक गई हैं, उसकी वजह से असेसमेंट शुरू हो गई है। तमाम डिप्टी कमिश्नरों को कहा गया कि वो अपने अपने इलाकों की असेसमेंट, तो अभी मेरे पास चूंकि मेरा ताल्लुक शांगला से, तो मुझे वो असेसमेंट पहुंच भी चुकी है वहाँ से। इसी तरह जितने मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट के वो हैं जो नुकसानात हुए हैं, जो अमवात हुई हैं, जो जख्मी हुए हैं, उन सब की डिटेल जो है इंशाल्लाह ताला वो पहुंच चुकी हैं हर कमिश्नर को, और वो शेयर हो जाएंगी सूबाई हुकूमत के साथ। उसके ऊपर इंशाल्लाह ताला फिर फैसला करेंगे वज़ीर आला महमूद खान के किन किन इलाकों को आफतज़दा डिक्लेयर किया जाए। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताएगा कि सयाहों के लिए कोई नोटिफिकेशन जारी हो चुका कि आप लोग खैबर पख्तूनख्वा में एंट्री जो है वो बंद कर रहे हैं, इस तरह का कोई फैसला हो गया है? वो तो 2 दिन पहले ही जो स्वात के डिप्टी कमिश्नर हैं उन्होंने बाकायदा एलामिया जारी कर दिया था कि जितने भी सयाह हैं और जो स्पेशली जो बहरैन और कालाम उन इलाकों में, उनसे कहा गया था कि जी आप फौरी तौर पर निकल जाएं वहाँ से। तो अब ये कि इंशाल्लाह ताला आज के बाद सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। जहाँ सड़कें बहाल है वहाँ तो उनको नहीं रोका जा रहा, लेकिन जहाँ पे सड़कें खराब है वहाँ डेफिनेटली उनको बताया जा रहा है कि जी आगे आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। वैसे सच इस तरह कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन उनको बताया जा रहा है कि गाइड किया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद है। छोटा सा यहाँ पर हमें क्विकली एक ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो चीन और भारत में एक बार फिर से ठन गई है और चीन ने एक मरतबा फिर से जंगी जुनून का शिकार भारत को सबक सिखाया। इसी पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, साथ रहिए। चीन ने एक बार फिर से जंगी जुनून का शिकार भारत को सबक सिखा दिया है। भारतीय फौज एक दफा फिर चीन के सामने पसपा हो गई। लद्दाख में जारी चीन और भारत तनाज़े में शिद्दत आने के बाद ताजा तरीन झड़प में भारतीय फौज के स्पेशल फोर्स यूनिट का एहलकार भी हलाक हुआ है। इससे पहले हम देखें तो भारतीय फौज के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्रॉस करने के बाद चीन की जानिब से भारत को खबरदार कर दिया गया था, वार्निंग्स दे दी गई थी। चीनी फौज के तर्जुमान ने भारत को फौरी तौर पर अपने फौजियों को वापस बुलाने का अल्टीमेटम दिया था, जबकि दूसरी तरफ भारतीय आर्मी चीफ ने भी बढ़ती हुई कशीदगी के एन वस्त में चीन के खिलाफ अस्करी ऑपरेशन का शोशा छोड़ा था। गुज़श्ता चंद रोज से लद्दाख समेत दीगर जो सरहदी इलाके हैं उनमें चीन और भारत ने अपनी फोर्सेस की तादाद बढ़ा दी थी। चीनी फौज की गैर मामूली नकलो हरकत के बाद भारतीय फौज मुसलसल बुखलाहट का शिकार थी। भारतीय फौज और हुकूमत की बुखलाहट अब खुलकर नजर आने लगी है। भारतीय फौज की पसपाई का किस्सा यहीं पर खत्म नहीं होता, बल्कि एक भारतीय अखबार के मुताबिक चीन ने भारत के 1000 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर कब्जा कर लिया है। ऐसे में सवाल यह है कि चीन और भारत के दरमियान जारी इस कशीदगी का नतीजा आखिर निकलेगा क्या? दोनों ममालिक के दरमियान जारी इस महाज के पाकिस्तान पे असरात क्या होंगे? और सबसे बढ़कर ये कि क्या चीन और भारत के दरमियान जारी तनाज़े में अमेरिका भी मुदाखलत कर सकता है? इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है दिफाई तज्जियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज जमान साहब। बहुत शुक्रिया जान साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। जान साहब मुझे ये बताएगा, हम देख रहे हैं कि महाज एक बार फिर से गर्म हो चुका है, मोदी सरकार को एक बार फिर से शर्मिंदगी उठाना पड़ी है, उनका स्पेशल फोर्स का एक एहलकार शहीद हो गया है। क्या देख रहे हैं आप, क्या मुमकिन तौर पर कशीदगी मजीद बढ़ सकती है? जान साहब
जनरल साहब को शायद आवाज नहीं जा रही है, एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि महाज गर्म हो चुका है। और इस हवाले से एक और जो हम नुक्ता है वो ये नुक्ता है कि जब भी हम देखते हैं कि चीन और भारत के दरमियान ताल्लुकात की खराबी होती है या इस तरह का कोई वाकया पेश आता है, तो उसके बाद फिर एक जो फौरन एक रिएक्शन जो आता है वो पाकिस्तान की तरफ कोई ऐसी मजमूम कार्रवाई हमें देखने को मिलती है जिससे वहां पर जो खफगी है उसको छुपाया जा सके या कम किया जा सके। मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज जवान साहब एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जनरल साहब। मुझे ये बताइएगा कि हम देख रहे हैं कि एक बार फिर से महाज गर्म हो चुका है, मोदी सरकार को एक बार फिर से बड़ी शर्मिंदगी उठाना पड़ रही है। जनरल साहब मुझे ये बताइएगा कि क्या मुमकिन तौर पर कशीदगी बढ़ सकती है? जी थैंक यू वेरी मच। देखिए बात यह आशा कि ये ना तो टेम्परेरी है और स्पर ऑफ द मोमेंट ये इरप्ट हुई है, ये एक तारीखी इशू है। और चूंकि जिस एरिया में इस वक्त जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है इसको हिंदुस्तान ने इस पर अपना क्लेम दाखिल किया है और इसको यूनियन टेरिटरी में शामिल करके लद्दाख के एरिया को, अक्षय चिन तक के एरिया को अपना इंडियन टेरिटरी डिक्लेयर करने का उन्होंने क्लेम किया है, जिसकी वजह से जो चाइना का बॉर्डर है, जो पहले वो एक अनडिमार्केटेड टेरिटरी था, उसको हिंदुस्तान ने अपने क्लेम दाखिल करके अपना बॉर्डर चाइना के साथ जाकर जोड़ दिया है। ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट है। फिर जिस तरीके से वो दलाई लामा को कई दहाइयों से अपने अंदर रख के बैठे हुए हैं, उस तरह तिब्बत के एरिया में इनसिक्योरिटी चाइना की बढ़ जाती है और चाइना इसको हरगिज नहीं बढ़ने देगा, वो अपनी सेंसिटिविटीज का दिफा करेगा। अब इस चीज को एक्सप्लॉइट करने के लिए जो गलवान के एरिया में एयर स्ट्रिप डेवलप कर रहा है हिंदुस्तान और जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, ये सब इस बात की निशानदेही करते हैं कि खुद हिंदुस्तान के वहां पर अज़ाइम हैं और कल किसी और मुल्क के कहने पर वहां पे इनसिक्योरिटी बढ़ाई जा सकती है चाइना के अंदर, और चाइना के अंदर तिब्बत के एरिया में इंटरनल सिचुएशन क्रिएट की जा सकती है। उसके गार्ड करने के लिए यकीनन चाइना अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करेगा और जो एरिया अनडिमार्केटेड था उस पे वो अपना क्लेम दाखिल करते हुए जहां तक हो सका उन्होंने अपने एरिया के अंदर इसको एब्जॉर्ब करना है। जनरल साहब फौजी ऑप्शंस मुझे बताइएगा कि चीन के खिलाफ भारत के पास क्या हैं और आपको लगता है कि ये मुमकिन जो फौजी टकराव है ये संगीन हो सकता है? फौजी टकराव की ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है, लेकिन जिस तरीके से हिंदुस्तान और अमेरिका का अलायंस बढ़ता जा रहा है, स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन बढ़ता जा रहा है, जिस तरीके से हिंदुस्तान क्वाड्रिलेटरल अरेंजमेंट में शामिल हुआ है, जो साउथ चाइना सी में इनसिक्योरिटीज बढ़ाता है चाइना की, वहां से उनके $5 ट्रिलियन के ट्रेड को थ्रेट बढ़ती है, क्योंकि जापान के साथ उनके इख्तिलाफात हैं, ताइवान के साथ इख्तिलाफात हैं, फिलीपीन के साथ आइलैंड के इशू पर चाइना के इख्तिलाफात हैं। तो अगर ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और इंडिया मिलकर साउथ चाइना सी में उनके लिए इनसिक्योरिटीज क्रिएट करेंगे तो हिंदुस्तान जो चाइना अपने दिफा के लिए फिर वो इस रीजन में पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश और म्यांमार को अपने साथ मिलाकर और श्रीलंका के जहां पे वो बहुत बड़ा फुटप्रिंट अपना बना चुका है चाइना, इन रीजनल कंट्रीज को अपने साथ मिला के और अब ईरान के साथ मुआहदा करके वो हिंदुस्तान के लिए भी उतनी बड़ी इनसिक्योरिटीज क्रिएट करेगा। तो ये एक तरह के एक स्ट्रेटेजिक न्यू गेम है जो इस रीजन में खेला जा रहा है। नई अलायंसेस बन रही हैं। अब देखना यह है कि हिंदुस्तान कितनी जुर्रत से आगे बढ़ता है, क्योंकि चाइना हर सूरत में हिंदुस्तान से सुपीरियर है, मिलिटरीली, इकोनॉमिकली, स्ट्रेटेजिकली, और एक वीटो पावर होने के नाते से इनका आपस में कोई मैच नहीं है। लेकिन अगर अमेरिका के बिहाफ पे, अमेरिका की शय पर हिंदुस्तान चाइना के लिए इनसिक्योरिटीज क्रिएट करता है तो चाइना उसके दिफा में पीछे नहीं हटेगा। अच्छा जनरल साहब मुझे ये बताइएगा कि गुज़श्ता दिनों भारतीय अखबारात ने ये दावा किया था कि चीन ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर लद्दाख के 1000 मुरब्बा किलोमीटर जो है वो उसके ऊपर रकबे पर खामोशी से कब्जा कर लिया, जबकि दूसरी तरफ जो है वो आर्मी चीफ अवाम को ये बताते फिर रहे थे कि हमारे पास जो है वो अस्करी रास्ता खुला हुआ है। तो क्या भारतीय फौज और हुकूमत भारतीय अवाम को फिर से गुमराह कर रहे हैं इस मामले पर? जी यकीनन उनको बहुत बड़ी खिफत होगी और उनकी बड़ी जगह हसाई होगी अगर वो रियलिटी को एक्सेप्ट कर लें
لیکن یہ حکومت کو بہت اچھی طرح پتا ہے, ان کی آرم فورسز کو بہت اچھی طرح پتا ہے کہ 1000 اسکوائر کلومیٹر سے زیادہ کا ایریا چائنا نے آکیوپائی کر لیا ہے, اور وہ چاہے لیک کے ارد گرد ہو یا ان کے بیسز کے پاس ہو یا آگے اور 2 قدم بڑھائے ہوں چائنا نے, یہ سب کچھ ملا کر تقریباً 330 کلومیٹر وائڈ ایریا ہے, جس میں وہ 10 سے 15 کلومیٹر کا آگے آ چکے ہیں. تو یہ کل تقریباً اسکوائر کلومیٹر کا ایریا بنتا ہے جو چائنا آکیوپائی کر چکا ہے. تو جان صاحب آپ دیکھ رہے ہیں, کیونکہ ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھا کہ جیسے ہی چین کے ساتھ کچھ گڑبڑ ہوتی ہے بھارت کی, تو اپنی شرمندگی یا خط چھپانے کے لیے یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے پاکستان کے ساتھ کوئی نہ کوئی اس طرح کی کارروائی ہوتی ہے. اگر اب کی بار اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے تو کیا جواب ہونا چاہیے پاکستان کا؟ پاکستان نیچرلی اپنے جو انٹرسٹ ہیں ان کو سیف گارڈ کرے گا, اور ہندوستان اتنی بڑی حماقت نہیں کرے گا کہ وہ ایک طرف تو چائنا کے ساتھ اپنی فورسز کو موو کرے اور دوسرا پاکستان کے ساتھ کسی ملٹری کانفرنٹریشن میں الجھ جائے, کیونکہ کشمیر کے اندر ان کی انسیکیورٹی بہت زیادہ ہے. ریئر ایریا انسیکیورٹی بڑھ جائے گی. کشمیری ان کے جو لاجسٹک بیسز ہیں اور ریئر ایریا ہے اور سپلائی لائنز ہیں, ان کے اوپر حملے شروع کر دیں گے, کیونکہ اس وقت کشمیر کمپلیٹلی ایلینیٹڈ ہے. آگے سے 1-2 پروفیشنل آرمیز کا اگر انہیں سامنا کرنا پڑے تو ہندوستان کے لیے ڈیفیٹ از اے رائٹنگ آن دا وال, اور مجھے نہیں لگتا کہ اتنی بڑی حماقت بیک وقت وہ 2 ملکوں کے ساتھ کریں گے جو دونوں نیوکلیئر پاورز بھی ہیں, ان کی آرمی اور بیٹل ہارڈ ہیں, اور خود کشمیر بہت ٹھیک, یعنی پاکستان جو ہے وہ ترنے والا ثابت نہیں ہوگا. پاکستان بھی ایک ایٹمی طاقت ہے اور بھارت کو یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے. بہت شکریہ میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز زوان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے. آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. خیال رکھیے اپنا. اللہ حافظ.